सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बहुत महत्वपूर्ण संकल्पनाओं पर चर्चा करेंगे। आप सभी स्थितिज ऊर्जा की धारणा से परिचित होंगे क्योंकि यह आप कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं। जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी अन्य बल जैसे स्प्रिंग बल, गुरुत्वीय बल आदि के विरुद्ध ले जाता है तो उस बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। पिछले अध्याय में हमने विद्युत क्षेत्र के विषय में विस्तार से चर्चा की थी। यहाँ हम विद्युत क्षेत्र के अभिलाक्षणिक गुण को जानेंगे और उसे परिभाषित भी करेंगे। हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अलग अलग बिंदुओं पर विभव भी ज्ञात करेंगे तथा यह भी देखेंगे कि यह R के साथ कैसे परिवर्तित होता है। आवेशों के निकाय के कारण विभव का चिन्ह कैसा होगा, यदि आवेश धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं आज के कार्यक्रम की मदद से। आइए अब शुरू करते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र में संहितियों की स्थितिज ऊर्जा की ही भांति हम किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में आवेश की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कर सकते हैं। इसके लिए एक सरल सी परिस्थिति की कल्पना करते हैं। पहले मूल बिंदु पर स्थित किसी आवेश Q के कारण क्षेत्र E पर विचार करते हैं। कल्पना कीजिए कि हम कोई परीक्षण आवेश Q को आवेश बड़े Q के कारण आवेश Q पर लगे प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध बिंदु R से P तक लाते हैं। यहाँ पर Q तथा छोटा q दोनों धनात्मक हैं। यहाँ दो टिप्पणियाँ की जा सकती हैं। पहली, परीक्षण आवेश छोटा q इतना छोटा है कि वह मूल विन्यास को विक्षुब्ध नहीं करता, और दूसरी, आवेश q को R से P तक लाने के लिए हम एक बाह्य बल F एक्सटर्नल आरोपित करते हैं और जो प्रतिकर्षी वैद्युत बल Fe अर्थात F एक्सटर्नल बराबर माइनस Fe को यथातथ्य प्रभावहीन कर देता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस तरफ बाह्य बल है और इस तरफ प्रतिकर्षी बल Fe, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावहीन कर देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब आवेश छोटा q को R से P तक लाते हैं तो उस पर कोई नेट बल अथवा त्वरण कार्य नहीं करता। इसे अत्यंत धीमी नियत चाल से लाया जाता है। इस स्थिति में बाह्य बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य वैद्युत बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक होता है तथा पूर्णतः आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और हम यह कार्य किस प्रकार लिख सकते हैं? यह कार्य होगा W बराबर कहाँ से कहाँ तक? R से P तक F एक्सटर्नल इंटू DR, और यह किसके ऋणात्मक के बराबर है? प्रतिकर्षी बल के। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस R से P F प्रतिकर्षी बल DR। स्थिर वैद्युत ऊर्जा के अंतर की परिभाषा। दो बिंदुओं के बीच स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अंतर को हम परिभाषित कर सकते हैं। और कैसे? किसी यादृच्छिक आवेश विन्यास में विद्युत बल क्षेत्र में यह अंतर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना त्वरित किए ले जाने के लिए आवश्यक बाह्य बल द्वारा किए जाने वाले न्यूनतम कार्य के बराबर होता है। डेल्टा U इज इक्वल्स टू UP माइनस UR बराबर WRP। इस घटनाक्रम में दो महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जा सकती हैं। पहली, किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र द्वारा किसी आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य केवल आरंभिक तथा अंतिम स्थितियों अथवा बिंदुओं पर ही निर्भर करता है, उस पथ पर निर्भर नहीं करता। किसी संरक्षी बल का यह मूल अभिलक्षण है। तो यहाँ पर हम R से P, हम इस रास्ते से, इस पथ से, किसी भी पथ से जाएंगे तो इसमें किया गया कार्य बराबर होगा। और दूसरा, स्थितिज ऊर्जा का वास्तविक मान भौतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता है, केवल स्थितिज ऊर्जा का अंतर का ही महत्व होता है। हम अनंत पर स्थिर वैद्युत ऊर्जा को शून्य मान सकते हैं। इस चयन के अनुसार यदि हम बिंदु को अनंत पर लें तब हमें समीकरण प्राप्त होगा। W अनंत से बिंदु P तक किसके बराबर होगा? यह बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा बिंदु P पर माइनस स्थितिज ऊर्जा अनंत पर। चूंकि यहाँ पर बिंदु P यादृच्छिक है, इस समीकरण में हमें किसी बिंदु पर आवेश छोटा q की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा प्राप्त होती है। किसी बिंदु पर आवेश q की स्थितिज ऊर्जा और किसके कारण? किसी आवेश विन्यास के कारण क्षेत्र की उपस्थिति में, यह बराबर होगी बाह्य बल द्वारा आवेश q को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होगी। आइए अब आगे चलते हैं और अब हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव। ये आप सबको पता है कि जितना ज़्यादा Q का मान होगा उतना ही ज़्यादा E का भी मान होगा। यदि किए गए कार्य को आवेश Q से विभाजित कर दें, क्या तब भी यह अनुपात Q पर निर्भर करेगा? नहीं, क्योंकि परिणाम स्वरूप जो राशि प्राप्त होती है वह Q पर निर्भर नहीं करती। प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य आवेश विन्यास से संबद्ध विद्युत क्षेत्र का अभिलाक्षणिक गुण होता है। इसमें हमें दिए गए आवेश विन्यास के कारण स्थिर वैद्युत विभव V की धारणा प्राप्त होती है। बाह्य बल द्वारा एकांक धनावेश को बिंदु R से P तक लाने में किया गया कार्य किसके बराबर है? विभव P पर माइनस विभव R पर, और इसको हम और किसके बराबर लिखेंगे? स्थितिज ऊर्जा के अंतर डिवाइडेड बाय आवेश Q। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं बिंदु आवेश के कारण कितना विभव होगा। हम बिंदु P पर मूल बिंदु से स्थिति सदिश R के साथ विभव निर्धारित करना चाहते हैं और स्पष्टता की दृष्टि से कैपिटल Q को धनात्मक लेते हैं। हम एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य परिकलित करेंगे। चूंकि किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, तो हम अनंत से बिंदु P तक अरीय दिशा के अनुदिश कोई सुगम पथ का चयन करते हैं। किसी मध्यवर्ती बिंदु P डैश पर एकांक धनावेश पर स्थिर वैद्युत बल कितना होगा? यह बल होगा Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डैश, जो इनके बीच की दूरी है उसका स्क्वायर, और यह अरीय सदिश R डैश। इस बल को R डैश से R डैश प्लस डेल्टा R तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य, और यह कार्य कितना होगा? डेल्टा W बराबर माइनस बल इंटू विस्थापन, बल Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डैश का स्क्वायर, विस्थापन डेल्टा R डैश। यह ऋणात्मक चिन्ह यहाँ यह दर्शाता है कि डेल्टा R नेगेटिव है, और समीकरण को फिर हम R डैश बराबर अनंत से R डैश बराबर R तक समकालित करने पर बाह्य बल द्वारा किया गया कुल कार्य W प्राप्त होगा। और यह W किसके बराबर होगा? W बराबर माइनस अनंत से R तक Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D R डैश। समकालित करने पर यह होगा
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। परिभाषा के अनुसार यह आवेश Q के कारण बिंदु P पर विभव है, अतः यह V बराबर कार्य के होगा और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यह समीकरण आवेश Q के किसी भी चिन्ह के लिए सत्य है। इसका मतलब यह है कि यदि Q धनात्मक है तो विभव भी धनात्मक होगा और यदि Q ऋणात्मक है तो विभव भी ऋणात्मक होगा। आइए अब हम देखते हैं विभव V और वैद्युत क्षेत्र E का दूरी r के साथ परिवर्तन। इस चित्र में हम विभव तथा क्षेत्र का परिवर्तन दूरी r के साथ देख रहे हैं। विभव दूरी के साथ 1 अपॉन r तथा क्षेत्र 1 अपॉन r स्क्वायर के अनुपात में परिवर्तित होते हैं। चलिए अब हम एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान ज्ञात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों Q तथा माइनस Q से मिलकर बनता है। इन आवेशों के बीच लघु पृथक्करण 2a है। इसका कुल आवेश 0 होता है तथा यह द्विध्रुव सदिश P का परिणाम Q इंटू 2a है। द्विध्रुव सदिश P की दिशा माइनस Q से Q के साथ अनुदिश होती है। यहाँ हम किसी द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का निर्धारण करेंगे तथा इसकी तुलना एक आवेश के कारण विभव से भी करेंगे। हम द्विध्रुव के केंद्र को मूल बिंदु पर रखते हैं। इस प्रकार किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव आवेशों Q तथा माइनस Q के कारण विभवों का योग होता है। यह योग होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 एंड Q अपॉन R2। यहाँ R1 तथा R2 बिंदु P की क्रमशः Q तथा माइनस Q से दूरियां हैं। अब ज्यामिति द्वारा R1 तथा R2 का मान ज्ञात करते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं R1 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। इसी तरीके से R2 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यह होगा R1 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर 1 माइनस 2A कॉस थीटा अपॉन R प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। किसके बराबर होगा? R स्क्वायर 1 माइनस 2A कॉस थीटा अपॉन R। और इसी तरीके से R2 का स्क्वायर भी 1 प्लस 2A कॉस थीटा अपॉन R होगा। यहाँ हम R को A की तुलना में अत्यधिक बड़ा मानते हैं तथा केवल A अपॉन R के प्रथम कोटि के पदों को ही सम्मिलित करते हैं। द्विपद समीकरण का उपयोग करने पर A अपॉन R के प्रथम कोटि के पदों को सम्मिलित करेंगे और देखेंगे यह होगा 1 अपॉन R1 बराबर 1 अपॉन R 1 माइनस 2A कॉस थीटा अपॉन R इसकी पार माइनस 1/2 और ये किसके बराबर होगा? 1 अपॉन R 1 प्लस A अपॉन R कॉस थीटा के। इसी प्रकार 1 अपॉन R2 1 अपॉन R 1 प्लस 2A कॉस थीटा अपॉन R की पार माइनस 1/2 और ये भी बराबर होगा 1 अपॉन R 1 माइनस A कॉस थीटा अपॉन R के इक्वल। अब हम P बराबर Q इंटू 2A का उपयोग करने पर V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। इसमें Q इंटू 2A बराबर होगा P के, तो यह होगा P कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब P कॉस थीटा बराबर P डॉट R एकांक। अब V को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डॉट R एकांक अपॉन R स्क्वायर। V बराबर प्लस और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। और यह विभव द्विध्रुव के अक्ष जहां पर थीटा 0 और पाई के बराबर है, यह वहां पर विभव है। निरक्षीय विषुवत समतल यानी कि थीटा बराबर π/2 में विभव 0 होगा क्योंकि cos थीटा का मान 0 होता है। किसी द्विध्रुव के वैद्युत विभव
तथा एकल आवेश के वैद्युत विभव के तुलनात्मक महत्वपूर्ण लक्षण समीकरण से स्पष्ट है। पहला, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव केवल दूरी r पर ही निर्भर नहीं करता, वरन स्थिति सदिश r तथा द्विध्रुव आघूर्ण p के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। और दूसरा, अधिक दूरियों पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव 1/r² के अनुपात में घटता है, न कि 1/r के अनुपात में, जो कि एकल आवेश के कारण विभव का एक अभिलाक्षिक गुण है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आवेशों के निकाय के कारण विभव का मान ज्ञात करेंगे। किसी आवेशों Q1, Q2, Q3, Qn के ऐसे निकाय पर विचार करते हैं जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2 और Rn तक हैं। यह हम दिए गए चित्र में भी देख सकते हैं। अब हम यह देखते हैं कि बिंदु P पर आवेश Q1 के कारण कितना विभव होगा। तो यह विभव होगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और बिंदु P के बीच में दूरी R1P। इसी प्रकार V2 इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव यह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P। इसी प्रकार V3 भी हम लिख सकते हैं, V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश Q3 और बिंदु P के बीच की दूरी R3P। अध्यारोपण के अनुसार समस्त आवेश विन्यास के कारण बिंदु P पर विभव विन्यास के व्यष्टिगत आवेशों के विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और यह बीजगणितीय योग कितना होगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस इसी प्रकार Vn तक का विभव का योग। इसको हम आगे लिखेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V1 का मान यहाँ से Q1 अपॉन R1P, क्योंकि हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर लिख चुके हैं, प्लस Q2 अपॉन R2P और इसी प्रकार योग करते हुए Qn अपॉन RnP तक हम लिख सकते हैं। इतना सीखने के बाद चलिए अब हम एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है 3 × 10⁻⁻8 कूलम तथा -2 × 10⁻⁻8 कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 है, और इसको हल करने के लिए आप अनंत पर वैद्युत विभव 0 लीजिए। आइए इसे साथ मिलकर हल करते हैं। मान लीजिए x अक्ष पर वह वांछित बिंदु P है जहां वैद्युत विभव 0 है। यदि बिंदु P का x निर्देशांक x है तो स्पष्ट रूप से x धनात्मक होना चाहिए, और x यदि ऋणात्मक है तो यह संभव नहीं हो सकता कि दोनों आवेशों के कारण वैद्युत विभव जुड़कर 0 हो जाए। यदि x मूल बिंदु O तथा A के बीच कहीं स्थित है तो विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁸ अपॉन x × 10⁻² माइनस 2 × 10⁻8 अपॉन 15 - x × 10⁻²। -2 हमने इसलिए लिया है क्योंकि दूरी सेंटीमीटर में दी गई है। इस विभव को 0 के बराबर रखते हैं और हम देखते हैं कि x का मान 9 सेंटीमीटर है। यदि बिंदु x विस्तारित रेखा OA पर है तो वांछित शर्त के अनुसार 3/x माइनस 2/x - 15, और इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान कितना होगा? x बराबर 45 सेंटीमीटर। इस प्रकार धनावेश से 9 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर दूर ऋणावेश की ओर वैद्युत विभव 0 है। ध्यान दीजिए यहाँ परिकलनों के लिए वांछित सूत्र को अनंत पर वैद्युत विभव 0 मानकर ही व्युत्पन्न किया गया है। हमारे दर्शकों के लिए भी एक अभ्यास और है,
जिसे हल करने की कोशिश कीजिए। विद्युत चतुर्ध्रुवी के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए दूरी r पर विभव की निर्भरता प्राप्त कीजिए। यहाँ r/a 1 के बराबर काफी बड़े हैं। अपने परिणाम की तुलना एक विद्युत द्विध्रुव वह विद्युत एकल ध्रुव अर्थात एकल आवेश के लिए प्राप्त परिणामों से कीजिए। संकेत के तौर पर आप विद्युत चतुर्ध्रुवी को इस चित्र में दो द्विध्रुव के समान मान सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हमने स्थिर वैद्युत विभव के बारे में कुछ बातें सीखी। हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, द्विध्रुव के कारण विभव तथा आवेशों के निकाय के कारण विभव। आज के कार्यक्रम का अंत मैं आइंस्टाइन के एक कथन से करना चाहूंगी। कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अर्थात जब भी कुछ नया सीखें उसे ज्ञान की तरह लेने के साथ साथ उसके बारे में कल्पना भी करें ताकि कुछ और नया करने की संभावना उत्पन्न हो। तो दर्शकों, सीखते रहें। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।